Hello, welcome to all my viewers. Today I will talk about real number class 10th. तो आज हम क्लास 10th के लिए रियल नंबर का फर्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जो क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर पे ही। तो दोस्तों, ये चैप्टर जो है रियल नंबर, ये बिल्कुल एक गेमिंग की तरह है, लेकिन यदि आपका बेसिक कंप्लीट हो तब, ठीक है, अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि बिल्कुल एक गेम की तरह है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। चलिए देखिए इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम जान लेते ये हैं कि रियल नंबर होता क्या है। व्हाट इज़ रियल नंबर। आप पिछले क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और बहुत सारे नंबर आपने पढ़ा, ठीक है, लेकिन उसमें से रियल नंबर का नाम तो आपने सुना, लेकिन रियल नंबर के बारे में नहीं पढ़ा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर को ही। ठीक है, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है, और फिर पढ़ा है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। दोस्तों, जो रियल नंबर है वो एक्चुअली रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो एक्चुअली इसका डेफिनेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं ये आपने क्लास 9th में देखा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा या चीज़ें भूल गई होगी तो मैंने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जा कर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो जो रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। ठीक है, इतना चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। आपने पिछले क्लास से पढ़ा होगा फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। ठीक है, अब चूंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल का क्या होता है, इसकी चर्चा पहले हम लोग कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, देखिए, जैसे कोई नंबर दिया हो, हमें कोई नंबर मिल गया, बाय द वे 20। ठीक है, अब 20 जो है वो किसके किसके टेबल में आता है, यानी अगर हम इस तरीके से कहें कि 20 को कौन कौन से नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो नंबर इसको डिवाइड कर देंगे वो क्या कहे जाएंगे, फैक्टर। जैसे 1 तो सारे नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 के अलावा कौन से फैक्टर हैं, 2 भी, 2 के टेबल में भी 20 आता है, 2 भी इसको फैक्टर कर दे यानी डिवाइड कर देगा। 3 नहीं कटा सकता। 4 की बात करें, 4 के टेबल में 20 आता है, 5 में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में आता है, और लास्ट 20, यानी 20 के फैक्टर इतने नंबर्स हैं। ठीक है, यानी जो नंबर इस नंबर को डिवाइड कर दें, यानी जिस नंबर से डिविजिबल होगा वो सारे नंबर इसके फैक्टर कहे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं मल्टीपल की। ठीक है, तो अब इसी मल्टीपल में भी इसी नंबर को ले लेते हैं 20। ठीक है, तो 20 जो है वो मल्टीपल है किसका, तो 1 × 10 का, यानी 1 × 20 का, यानी 1 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, यानी 1 और 20 का ये क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 × 10 की अगर हम बात करें तो 2 और 10 का मल्टीपल कौन है, 20 है। ठीक है, यानी 2 नंबर के प्रोडक्ट पे जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वो क्या कही जाएंगी, मल्टीपल कही जाएंगी। क्या कही जाएंगी, मल्टीपल। जैसे हमने यहाँ पे देखा, और भी कुछ नंबर हम ले सकते हैं, जो 4 × 5, यानी 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 20। तो 20 जो है वो 4 और 5 का भी
मल्टीपल है, ठीक है। इसके अलावा और भी हम नंबर ले सकते हैं, जैसे 20 इंटू 1 कर लें या 10 इंटू 2 कर लें, यानी यही वाला नंबर, ठीक है। तो एक्चुअली यही वाले नंबर हो जाते हैं, तो इसलिए वही बातें फिर से रिपीट होने लगती है, इसलिए हम यहीं तक नंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर क्या कही जाएंगी, मल्टीपल। अब उम्मीद करते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर। ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, फिर भी इसकी बात हम कर लेते हैं, जिनको नहीं पता है उनको भी पता हो जाए। तो इवन नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, वो क्या होंगे, इवन नंबर। और ऑड नंबर, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो दोस्तों अगर ये डिफिनीशन आपको मिलती है, द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ कॉल्ड इवन नंबर, तो आप ज़रा इस डिफिनीशन को ऑब्जर्व करें। तो ऑब्जर्वेशन में हमें मिलेगा क्या, ऑब्जर्वेशन में मिलेगा ये चीज़ें कि वो नंबर जो दी गई है वो 2 से डिविजिबल क्यों होगी। इसका मतलब 2 उसका कोई फैक्टर होगा, और फैक्टर होगा तो इसका मतलब 2 उस नंबर में मल्टीप्लाई की गई होगी। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो एक्चुअली उस नंबर का ये 2 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक है। और फैक्टर होगा इसीलिए तो वो नंबर उस नंबर को डिवाइड कर पाएगा। जैसे अगर मैं 2 में 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ, वो n जो मैंने रखा है वो n की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूँ तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलेगा, 20, यानी 20 का एक फैक्टर 2 भी है, और 2 फैक्टर है इसीलिए तो ये 2 से 20 डिविजिबल है कितनी टाइम में, 10 टाइम में। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब ज़रा आप इस नंबर को ऑब्जर्व करें, ये बचपन में आपको बिल्कुल रटा करके याद कराया गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये सबको याद होगा। तो इस चीज़ से हमें ऑब्जर्वेशन निकालनी है, ताकि एक्चुअली जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट हो ताकि हम क्लास 10th के स्टैंडर्ड पे हम चीज़ों को रट ना सकें, ठीक है। यानी चीज़ें हमारे सेंस में पहले से मौजूद हों, हमें कुछ ऐसा नया महसूस नहीं होना चाहिए, ताकि एक्चुअली जो चीज़ें हमें 10th में मिले वो पहले से ऐसा क्लियर हो, ऐसा हमें रियलाइज़ हो कि वो चीज़ें तो मुझे पहले से नोन थी, ठीक है। तो इसलिए इस नंबर का ऑब्जर्वेशन हम निकालते हैं कि ये जो नंबर हैं, ये नंबर को आप देख रहे होंगे कि ये नंबर इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन है। ये जो नंबर है आपका इवन और ऑड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये ऑड नंबर है, फिर इवन नंबर है, फिर ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, यानी हर एक ऑड नंबर के बाद आने वाली वो नंबर जो है वो इवन है। तो एक्चुअली अगर किसी ने कहा, कोई बोले कि आप इसमें से 2 का मल्टीपल निकालें, आप इस नंबर में से 2 का मल्टीपल निकालें, तो बिल्कुल हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हमने 2 के मल्टीपल के बारे में शुरू में ही पढ़ा कि जो नंबर जिसका फैक्टर 2 होगा, ठीक है, वो एक्चुअली नंबर क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो पहला 2 का मल्टीपल नंबर जो है वो हमारा क्या है, 2 है। 2 हमारा 2 का मल्टीपल है, यानी एक्चुअली 2 में हम 1 का, यानी n की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। यानी 2 वो खुद 2 का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो 2 का मल्टीपल आने वाला 4 है, ठीक है। नेक्स्ट 2 का मल्टीपल 6 है, नेक्स्ट 2 का मल्टीपल 8 है, और नेक्स्ट 10 है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ों से ऑब्जर्व किया कि हर वो 2 का मल्टीपल आने वाला नंबर क्या है, 2 के मल्टीपल जो है वो
यानी 2 के मल्टीपल वाले नंबर के बीच में एक ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब कोई बोले, अब कोई अगर बोले कि आप ऐसा एक स्टैंडर्ड फार्मूला बताएं जिससे ये इवन नंबर और ऑड नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। तो अब ये मुझे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो पा रहा है कि अगर 2 का मल्टीपल है तो 2m उसको हम लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। इस जितने भी 2 के मल्टीपल हैं हम उन्हें 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा हमारा क्लियरेंस है कि m की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूं, यानी 2 में m की वैल्यू अगर 2 रख दूं तो हमें नेक्स्ट जो मिलने वाला है 2 का मल्टीपल वो 4 मिलेगा। अगर m की वैल्यू मैं 3 रख दूं तो 6 मिलेगा। अगर m की वैल्यू मैं 4 रख दूं तो 8 मिलेगा। अगर m की वैल्यू मैं 5 रख दूं तो 10 मिलेगा। यानी ये लगातार आने वाले हमें 2 के मल्टीपल्स मिलते जा रहे हैं जैसे जैसे हम m की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे 1 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो जितने भी 2 के मल्टीपल्स नंबर हैं, ठीक है, उनको 2m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से एक हमें क्लियरेंस निकल करके आ रहा है कि 2 के मल्टीपल के बाद वो जस्ट आने वाला नंबर वो 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। नेक्स्ट भी हम देख सकते हैं कि 4 के बाद आने वाला, यानी 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, उसके बाद आने वाला नंबर 5 जो क्या है 2 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा है। 3 भी 2 का मल्टीपल है और 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है और 6 से 1 ज़्यादा 7 है, ठीक है। और फिर 8 हमारा 2 का मल्टीपल मिल जाता है और 2 के मल्टीपल से 1 9 ज़्यादा है। तो अब हमारा यहाँ पे भी एक अच्छा सा हमें ऑब्जर्वेशन मिल गया, ये रियलाइज़ हुआ कि हर वो 2 के मल्टीपल के बाद आने वाला नंबर 1 ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं स्टैंडर्ड फार्मूला बताऊं तो 2m+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अब हमारा 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे मिल गया। अगर मैं 3 रख दूं, 2 रख दूं, अगर मैंने कुछ फार्मूला इस तरीके से बना लिया कि 2m+2 रख दूं, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मैं यही नंबर भरूं m की वैल्यू तो 2 × 3 + 2, तो हमने देखा कि ये 3 2 6 और +2 यानी 8, यानी 8 वो नंबर फिर से क्या मिल गया 2 का मल्टीपल मिल गया। यानी एक्चुअली हमें रियलाइज़ ये हुआ कि 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई अलग से फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये पहला वाला जो हमारा क्लियरेंस हुआ है उसी से 8 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो 2 का मल्टीपल है उसके लिए यही फार्मूला है, अलग से हमें फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 के मल्टीपल से जो 1 ज़्यादा है उनके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमें ये मिल गया 2m+1 का फॉर्म, ठीक है। तो अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या निकला कि जितने भी इस नंबर में, इस जो काउंटिंग है इस नंबर में मैंने जितने भी नंबर को ऑब्जर्व किया वो या तो 2m के फॉर्म के हैं या 2m+1 के फॉर्म के हैं। क्या है? या तो वो नंबर 2m के फॉर्म के हैं या 2m+1 के फॉर्म के हैं। अब यहाँ पे चीज़ों को हम ऑब्जर्व करें कि जो 2m के फॉर्म के हैं वो नंबर इवन है। क्या है? इवन है, ठीक है। और जो 2m+1 के फॉर्म के नंबर हैं वो ऑड हैं, ठीक है। अब इसमें से किसी भी नंबर को मैं उठा लूँ वो हर वो नंबर क्या होगा, या तो 2m के फॉर्म का होगा या 2m+1 के फॉर्म का होगा। अब यहाँ से मेरा क्लियरेंस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे अगर हम देखें, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को पकड़े कि किसी ने बोला कि आप 3 के मल्टीपल्स निकालें, 3 के मल्टीपल्स निकालें, ठीक है। तो अब हमें रियलाइज़ हुआ कि वो पहला नंबर जो 3 का मल्टीपल है वो खुद 3 है। अब 3 के बाद आने वाला नेक्स्ट मल्टीपल जो है वो 6 है और 6 के बाद आने वाला नेक्स्ट मल्टीपल 9 है और 9 के बाद आने वाला 12 है। इस तरीके से हमने देखा, ठीक है। अब इसके लिए किसी ने कहा कि आप कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए जिससे कि 3 के मल्टीपल्स वाले नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकें। तो अच्छा सा क्लियरेंस हमारा पीछे से बनता हुआ आ रहा है कि जैसे मैं 2 का मल्टीपल को रिप्रेजेंट किया था वैसे मैं 3 के मल्टीपल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जैसे 3m।
यानी 3m से वो सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं जो 3 के इसमें मल्टीपल्स हैं। या 100 के बाद भी अगर कोई नंबर आता है तो वो 3 का अगर मल्टीपल है तो 3m से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट नंबर को मैं देखूं तो ये 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। क्या है? 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है। तो अगर इसके लिए मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा 3m+1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर को देखूं तो ये क्या बन रहा है, 5 जो है वो क्या है 3m+2 के फॉर्म का है। और नेक्स्ट नंबर देखूं तो 3m+3 के फॉर्म का है। अब जो 3m+3 के फॉर्म का जो नंबर आ रहा है वह एक्चुअली फिर से हमें रियलाइज़ हुआ कि पहले वाले फॉर्म से वो मैच कर रहा है। ठीक है, यानी जो 3m+3 के फॉर्म का नंबर होगा वो एक्चुअली 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हम इस नंबर में से किसी भी नंबर को उठा लो या 100 के बाद भी अगर कोई नंबर को उठा लो तो वो नंबर या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m+1 के फॉर्म का होगा या 3m+2 के फॉर्म का होगा। यानी इस दुनिया का कोई भी नंबर अब इन तीनों फॉर्म से कहीं अलग नहीं जा सकता। वो सारे इस दुनिया के नंबर को हम 3m, 3m+1 और 3m+2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब अगर कोई बोले कि आप 4 के मल्टीपल्स निकालिए, ठीक है, 4 के मल्टीपल देखते हैं। वो फर्स्ट नंबर 4 वो खुद है 4 का मल्टीपल्स। ठीक है, नेक्स्ट 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा 20। तो हमने ये सारे नंबर को सर्किल कर दिया जो जो 4 के मल्टीपल्स हैं, इसके अलावा आगे भी। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्लियरेंस बनेगा कि वो 4 वो खुद 4 का मल्टीपल है, 8 4 का मल्टीपल है, 12 4 का मल्टीपल है, 16 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल के लिए अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा 4m। ठीक, यानी जितने भी इस नंबर में 4 के मल्टीपल हैं उन्हें 4m के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भी हमें नंबर मिल रहे हैं तो ये नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या है 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, यानी इसको हम 4m+1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर अगर मैं देखूं तो 4m+2 के फॉर्म का है। नेक्स्ट नंबर अगर देखूं तो 4m+3 के फॉर्म का है। और नेक्स्ट नंबर देखूं तो 4m+4 के फॉर्म का है। यानी यहाँ से क्लियरेंस हमें फिर से मिल गया कि जो 4m+4 के फॉर्म का है वो एक्चुअली 4 का मल्टीपल है। ठीक है, यानी इस स्टेप को हमारा फर्स्ट फॉर्म ही काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम पहले वाले फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमें जो फॉर्म मिला जो 4 के मल्टीपल्स में हम सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें वो क्या मिला 4m, 4m+1, 4m+2 और 4m+3। अब इसमें जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर को या तो 4m या 4m+1 या 4m+2 या 4m+3 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी नंबर इस फॉर्म से अलग नहीं जा सकता। ठीक है, या 100 तक हो या 100 के बाद भी कोई नंबर है तो वो सारे नंबर को या तो उस सारे नंबर में से सारे नंबर जो होंगे वो या तो 4m के फॉर्म के होंगे या 4m+1 या 4m+2 या 4m+3 के फॉर्म के होंगे। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पकड़ूं तो नेक्स्ट पॉइंट को देखें। अब कोई अगर बोले कि आप इसमें से 4 के मल्टीपल निकालिए। ठीक है, पहला नंबर हमारा ये है 5 का मल्टीपल। ठीक है, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 20, 25, 30। तो इस तरीके से आगे भी हमारे वो नंबर जो 5 के मल्टीपल हैं उन्हें हम 5m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ये सारे नंबर क्या हैं 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के बाद भी। ठीक है, वो नंबर क्या हैं 5 के मल्टीपल हैं। तो उन सारे नंबर को जो 5 के मल्टीपल हैं उन्हें 5m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा
कि नेक्स्ट आने वाला नंबर 6 यानी 5m+1 के फॉर्म का होगा, ठीक है। इसके बाद 5m+2 के फॉर्म का होगा, ठीक है। इसके बाद 5m+3 के फॉर्म का होगा। नेक्स्ट नंबर 5m+4 के फॉर्म का होगा और नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा वो 5m+5 के फॉर्म का होगा। यानी वो फिर से ऑब्जर्वेशन में हमें मिला कि जो पहला फॉर्म हमने बनाया था फिर से वही नंबर फिर से रिपीट कर गया, यानी 5 का मल्टीपल मिल गया। तो उसके लिए हमें अलग से कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो हमें 5 के मल्टीपल के नंबर मिले वो हमें मिले 5m, 5m+1, 5m+2 और 5m+3, 5m+4। यानी अब इस दुनिया में से कोई भी नंबर हमारे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से वंचित नहीं हो सकता। या तो वो नंबर 5m के फॉर्म का होगा या फिर 5m+1 के फॉर्म का होगा या 5m+2 के फॉर्म का होगा या 5m+3 या 5m+4 के फॉर्म का होगा, ठीक है। चाहे आप इसमें से कोई भी नंबर उठा लें, आप 56 ही क्यों ना उठा लें, तो 56 जो नंबर होगा वह एक्चुअली आपके 5m+1 का फॉर्म का होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं। 5 × m की वैल्यू अगर मैं रख दूं 11, ठीक है। अगर m की वैल्यू मैं 11 रख दूं तो क्या मिलेगा, कुछ इस फॉर्म का होगा, यानी 55+1, ठीक है। यानी m की वैल्यू कितनी हो गई 11। तो 5m+1 जो है वो सेकेंड फॉर्म से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं 57 ले लूँ तो 57 को 5m+2 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर 58 को ले लूँ तो 5m+3 के फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर अगर उठा लूँ मैं, ठीक है, अगर 78 को उठा लूँ तो 78 को हम लिख सकते हैं 5m+3 के फॉर्म का होगा, 5m+3 के फॉर्म का होगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी नंबर हमारे इस फॉर्म से वंचित नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब अगर कोई बोले कि आप इसमें से 6 के मल्टीपल निकालिए, ठीक है, तो 6 पहला नंबर है। 6 के बाद 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे नंबर वो हैं जो 6 के मल्टीपल हैं। तो 6 के मल्टीपल के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है 6m, ठीक है। नेक्स्ट जो 6 से एक ज़्यादा है यानी 7, तो 7 के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है 6m+1। नेक्स्ट 8 के लिए 6m+2, 6m+3 और 6m+4, 6m+5 और 6m+, अगर हम 6 ले लेते हैं तो फिर से वो नंबर मिल जाएगा वो जो 6 का मल्टीपल होगा। तो अब उस नंबर को हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म मिले जो 6 के मल्टीपल के फॉर्म में है, वो इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। यानी इसमें से कोई ना कोई फॉर्म इस नंबर पे ज़रूर अप्लाई होगा। यानी इसका कोई भी नंबर अगर मैं उठा लूँ तो इन फॉर्म से कोई अलग नहीं हो सकता। अगर कोई भी नंबर अगर मैं उठाऊँ तो वो नंबर या तो 6m के फॉर्म का होगा या 6m+1 या 6m+2 या फिर 6m+3 या 6m+4 या 6m+5 के फॉर्म का होगा। इसमें से कोई किसी न किसी के फॉर्म का ज़रूर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब ये नाम जैसे ही हमारे सामने आता है, अब ये नाम जैसे ही हमारे सामने आता है, अब हमें सुन करके डर लगने लगता है। होता क्या है कि एक्चुअली इस नाम को हमने पहले कभी सुना ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा दिमाग में बनता है कि ये कैसा हाई फाई नाम सामने आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली डरने की कोई बात नहीं है। हम लोगों ने जो अभी पीछे जो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, अब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो हमें रियलाइज़ ये होगा कि ये चीज़ तो मुझे पहले से ही नोन थी,
ठीक है। तो यूक्लिड्स डिविजनल लेमा को हम समझते हैं, ये एक्चुअली कोई बड़ा सा नाम नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल रियलाइज़ होगा कि आपको पहले से ये चीज़ें नोन थी, केवल ये आप नाम से परिचित नहीं थे, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब आप सोचो कि यूक्लिड्स डिविजनल लेमा को आप पहले पढ़ चुके थे लेकिन नाम से परिचित नहीं थे। जैसे आपने पढ़ा था डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज़ें आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। एक्चुअली इसी चीज़ को हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। यानी वो बड़ा नंबर, कोई भी अगर बड़ा नंबर है तो उसको हम एक किसी नंबर का मल्टीपल और प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो कहलाता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जैसे अगर हम डिवाइडेंट को a मान लें, डिवाइज़र को b मान लें और कोशेंट को q मान लें, रिमाइंडर को r मान लें, तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। एक्चुअली ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वह एक्चुअली a के इक्वेट में है, यानी इक्वेशन में है, यानी a के इक्वल में ये चीज़ें हैं, इसलिए ये इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इस इक्वेशन का नाम दिया जाता है यूक्लिड्स डिविजनल लेमा। अब इसके साथ एक कंडीशन लगी हुई होती है कि जो r की वैल्यू होती है वो या तो इक्वल होती है या ग्रेटर होती है 0 के बराबर, ठीक है। यानी r की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, लेकिन जितनी भी होती है b से हमेशा छोटी होती है, ठीक है। यानी डिवाइजर से हमेशा r की वैल्यू यानी रिमाइंडर की वैल्यू छोटी होती है। इतनी क्लियर है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम किसी नंबर से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई नंबर 11, ठीक है, और एक दूसरा नंबर हमने ले लिया 3। अब ऑब्जर्व करें, अभी मैंने बताया कि कोई भी बड़े नंबर को हम किसी नंबर का मल्टीपल और प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस नंबर को हम ऑब्जर्व करें कि वो बड़ा नंबर क्या है, a। हमने 11 को a मान लिया और वो छोटे नंबर को हमने b मान लिया। अब इसको हमें इस नंबर को इसके इक्वल में दिखाना है तो हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 11 इक्वल टू b यानी 3 का मल्टीपल हमने m रख लिया, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर r रख लिया, ठीक है। तो अब r की जो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, r की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन b से छोटी होगी, ठीक है। तो r की जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो हो सकती है या तो 0 या तो 1 या तो 2, 3 नहीं हो सकता इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मैं इसे नंबर की फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है 11 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है, ठीक है। तो हम बड़े नंबर को किसी नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हमारा यूक्लिड्स डिविजनल लेमा है, ठीक है। अब यूक्लिड्स डिविजनल लेमा के साथ एक चीज़ें और हमें मिलती हैं जो कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल इससे मिलती जुलती हैं। यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम, ठीक है। अब समझते हैं कि यहाँ पे यूक्लिड्स डिविजनल लेमा और यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम, जिसमें यूक्लिड्स डिविजनल तो कॉमन है लेकिन इसके सामने लेमा जुड़ा हुआ है और इसके सामने एल्गोरिथम जुड़ा हुआ है। आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो जो लेमा है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है,
ठीक है, यानी लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से सिद्ध की गई चीज़ें हैं। ठीक है, यानी लेमा जो है वो पहले से सिद्ध की गई चीज़ें हैं। ठीक है, यानी लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग स्टेटमेंट। ठीक है, यानी लेमा जो है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से सिद्ध की गई चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए किया जाता है। जैसे ये चीज़ें पहले से प्रूव है, किसके द्वारा ये प्रूफ की गई चीज़ें हैं? यूक्लिड्स के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लेमा बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी मदद से किसी अदर स्टेटमेंट को हम प्रूफ करेंगे तो उसे एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट का मैंने इस्तेमाल किया इस नंबर को प्रूफ करने के लिए, तो ये चीज़ें हमने क्या की? एल्गोरिथम किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दोनों वर्ड्स में क्लियरेंस हो रहा होगा। ठीक है, आगे और किसी और पॉइंट को देखते हैं। अब इस पॉइंट को हम ऑब्जर्व करें। So that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। यानी क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक आइडियाज़ चलने लगे कि इस तरह के क्वेश्चंस तो हमने पीछे कर रखा है। ठीक है, यानी जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे वो क्या होंगे? 2q के फॉर्म के होंगे। यानी किसी भी नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर क्या बन जाता है? इवन। ठीक है, तो यानी वो नंबर 2q के फॉर्म के होंगे जितने भी इवन इंटीजर होंगे। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी इवन नंबर में हम 1 प्लस कर दें तो फॉर्म बन जाएगा ऑड इंटीजर्स का। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर्स, यानी q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, या इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो हमें मिलेगा वो 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, जितने भी इवन और ऑड इंटीजर होंगे, जितने भी इवन होंगे वो 2q के फॉर्म में और जितने भी ऑड होंगे वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में मिलेंगे, भले ही वो q की वैल्यू ऑड ही क्यों ना हो या इवन ही क्यों ना हो, हमें सारी की सारी वैल्यू इसी पे मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, तो मान लेते हैं लेट q बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिख लीजिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। हम मान लेते हैं कि q कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और b जो है वो b की वैल्यू कितनी है? 2। b की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब इसे हम प्रूव करते हैं बाय यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए करेंगे क्या। मैंने पहले बताया कि जो बड़ा नंबर होगा उसको हम किसी नंबर के मल्टीपल प्लस r के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो r के पॉसिबल वैल्यूज़ कितने होंगे? r के पॉसिबल वैल्यूज़ होंगे या तो 0 या फिर 1। 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 के फॉर्म का होगा, अगर 2 अगर हम r की वैल्यू ले लें तो फिर से वही नंबर मिल जाएंगे, वो 2 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं r की वैल्यू 1 लूँ तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, ध्यान दीजिए, तो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2q। ठीक है, और r की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो 2q प्लस 0, यानी a इक्वल टू 2q के फॉर्म का मिलेगा। ठीक है, और 2q क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, यानी इवन क्यों है? क्योंकि इसका 2 फैक्टर है, यानी इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए 2 इसका फैक्टर होगा, और 2 फैक्टर होगा इसीलिए क्या है? एक इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर r की वैल्यू 1 ले लूँ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? a इक्वल टू 2q प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, और यह इवन है, इवन में जब किसी ऑड नंबर को जोड़ते हैं,
ठीक है, तो नंबर हमें ऑड मिलता है। ठीक है, अगर इवन में इवन को जोड़ते हैं तो इवन मिलता है। ठीक है, तो इवन में ऑड को जोड़ा गया, इसलिए नंबर हमें क्या मिला, ऑड नंबर मिला। ठीक है, तो इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q देन a इज एन इवन इंटीजर, also a positive integers can either even or odd, therefore any positive odd integer is of the form 2q plus 1। ठीक है, यानी इस चीज को हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें। क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो दोस्तों ये प्रूफ करना ये बात की है कि अगर कोई भी q इंटीजर हम ले लें, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लें, तो उसे हमें दिखाना है कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो हमेशा या तो 4q plus 1 के फॉर्म का होगा या 4q plus 3 के फॉर्म का होगा। अगर 4q plus 4 का फॉर्म का हुआ तो एक्चुअली वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा, या फिर 4q plus 2 का फॉर्म का होगा। ठीक है, तो एक्चुअली वो ऑड नहीं बल्कि इवन बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो हमेशा 4q plus 1 या 4q plus 3 के फॉर्म का होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो एक्चुअली हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है, तो इसलिए हम इस q को हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही मान लेते हैं, q को या a को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने a को मान लिया कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, अब इस a को ही हमें प्रूफ करना है कि वो या तो 4q plus 1 के फॉर्म का होगा या 4q plus 3 के फॉर्म का होगा। तो देख लेते हैं कि b की वैल्यू क्या होगी। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 मान लेते हैं। और r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, हमेशा b से छोटी होती है लेकिन 0 या 0 से बड़ी होती है। तो एक तो 0 हो जाएगा, एक 1 2 3 4 नहीं हो सकता। ठीक है, तो r की पॉसिबल वैल्यूज इतनी है, 1 by 1 हम लेते हैं। r की वैल्यू अगर 0 ले लें, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, bq plus r, यानी bq plus r। अगर इसमें हम वैल्यू भरें तो b की वैल्यू कितनी है, 4 है, इंटू q इन कोई हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, जिसको हम किसी मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में हम s को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे r की वैल्यू 0 है, यानी एक्चुअली हमें जो नंबर मिला वो 4q के फॉर्म का मिला और 4 इसके मल्टीपल में है। ठीक है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, इवन होगा। क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर r की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, अगर r की वैल्यू 1 ले लूँ तो हमें a कैसा मिलेगा, तो bq यानी 4 इंटू q प्लस r की वैल्यू हमने क्या लिया, 1। ठीक है, तो एक्चुअली जो नंबर मिलेगा वो 4q प्लस 1 के फॉर्म का मिलेगा, 4q प्लस 1 के फॉर्म का मिलेगा। और ये हमारा इवन है, पहले ही हमने इस बात को प्रूफ कर लिया है। और इवन में ऑड ऐड किया तो इसलिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। ठीक, अगर r की वैल्यू मैं 2 ले लूँ तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 4 इंटू q यानी 4q प्लस 2। अब हमने इवन के साथ इवन को जोड़ा तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, नंबर इवन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर r की वैल्यू 3 ले लूँ तो हमें क्या मिलने वाला है, a इक्वल टू 4q प्लस 3। अब इवन के साथ ऑड जोड़ा गया तो इसलिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑड मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि इस नंबर में जितने भी ऑड हैं या तो वो 4q प्लस 1 के फॉर्म के हैं या 4q प्लस 3 के फॉर्म के हैं। तो ये बातें यहाँ पे प्रूव हो गई कि कोई भी जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो या तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इन पॉइंट्स को देखने से हमें रियलाइज ये हुआ कि हम यूक्लिड्स डिविजनल लेमा का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। तो इस दोनों पॉइंट से हमें ये ऑब्जर्वेशन ये मिला कि किसी भी नंबर को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो,
ठीक है, तो उसमें हम यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूक्लिड्स डिविजनल का इस्तेमाल किया, और यदि यूक्लिड्स डिविजनल का इस्तेमाल हो सकता है तो कहाँ हो सकता है, तो हमें नंबर्स की एचसीएफ निकालने के लिए, यानी अगर एचसीएफ निकालना हो तो भी हम यूक्लिड्स डिविजनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी हम यूक्लिड्स डिविजनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी लाइट कट गई थी इसलिए क्षमा चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो अगर कोई दो नंबर दे दिया जाए और उसका एचसीएफ पूछे तो हम कैसे यूक्लिड्स डिविजनल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कि अगर कोई नंबर दे दे 420 और एक नंबर हमें और मिल जाए कोई 130, ठीक है। अब इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करनी है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया कि किसी भी बड़े नंबर को हम किसी दिए हुए नंबर का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसमें पकड़ना यह है कि बड़ा नंबर क्या है, तो बड़ा नंबर हमारा 420 और छोटा नंबर है 130, ठीक है। तो ये बड़ा जो नंबर है उसे हम मान लेंगे A और जो छोटा नंबर है उसे मान लेंगे B, ठीक है। यानी अब इसे हमें यूक्लिड्स डिविजनल पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो A को हमने मान लिया 420 और B को मान लिया 130। ये किसी नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। ये किसी नंबर का मल्टीपल है, तो एक्चुअली इसमें हम कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 420 के करीब हो, उससे ज़्यादा ना हो, या 420 ही आ जाए तो और बेहतर है, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा है 3, ठीक है। अगर 3 से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट इसके कुछ करीब पहुंच जाएगा, लेकिन 420 नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें इसमें कुछ नंबर ऐड करने पड़ेंगे 30, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करें तो इतना मिल जाएगा, यानी इस नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है एचसीएफ निकालने के लिए, तो अब जो नंबर मिला उसमें से बड़े वाले नंबर को फिर से हमें A मान लेना है और छोटे वाले नंबर को B मान लेना है। तो इसमें बड़ा नंबर हमारा 130 है और छोटा नंबर 30 है, तो बड़े वाले नंबर को फिर से हमें आगे लाना है, ठीक है। और छोटे नंबर को फिर से हमें किसी नंबर का मल्टीपल बनाना है, ठीक है। जो किसका मल्टीपल है 4 का, और प्लस इसमें हम 10 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा 130, ठीक है। अब फिर से हमें इसके बड़े नंबर को A मानना है और छोटे वाले नंबर को B मानना है, ठीक है। यानी 30 इसमें बड़ा नंबर है। अब 30 को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 10 × 3 कर देंगे तो 30 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। ध्यान बस इस बात की देनी है कि जहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 हुई वहीं पे B की वैल्यू HCF हो जाएगा। यानी कितना HCF हो गया 10। दोस्तों 420 और 130 का जो HCF मिलेगा वो मिलेगा 10। तो इस तरीके से यूक्लिड्स डिवीज़न का इस्तेमाल हम HCF निकालने में भी कर सकते हैं, और नंबर की प्रॉपर्टीज़ बताने में भी हमने पिछले 2 पॉइंट्स में सीखा, ठीक है। तो इस तरीके से यूक्लिड्स डिविजनल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसके आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।